जैसा दोस्तों आज हम बता रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की 15 या 16 महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर महत्वपूर्ण परिभाषा, वो भी आंसर सहित। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। मतलब आज की वीडियो आपको आंसर सहित बताया जाएगा 15 या 16 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, चलिए मैं आज आपको बताऊंगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलरता। ये मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्या है, मोलरता। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सहित बताऊंगा। तीसरा नंबर क्या है, मोल अंश। ठीक, चौथा नंबर क्या है, कोलराउस का नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, लगातार कई सालों से पूछा गया है। पांचवा नंबर क्या है, राउल्ट का नियम। छठा नंबर क्या है, हेनरी का नियम। इन सब का क्वेश्चन के आंसर भी मिलेगा आपको। सातवां नंबर क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया किससे कहते हैं, शून्य कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक, आठवां नंबर क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगातार कई सालों से पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, 10वां नंबर क्या है, रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिगेंड। लिगेंड से क्या समझते हैं, लिगेंड को परिभाषित कीजिए। आंसर सही बताऊंगा। पर भाई अगर आपने वीडियो क्लिक कर देना तो आराम से अंत तक देखना। अगर आप चाहते हो वैसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे आंसर सहित केमिस्ट्री फिजिक्स पर, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब वगैरह कर देना है और कमेंट जरूर कर देना कि कल कैसी वीडियो चाहिए आपको। 12वां नंबर क्या है, पेप्टिड कण क्या है, इसका भी आंसर बताऊंगा। 13वां नंबर क्या है, वास्तविक विलयन से कोलाइड विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ये भी बताऊंगा। ठीक, 14 नंबर क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, सबका बिल्कुल डिटेल के साथ आंसर मिलेगा। ठीक, 15 नंबर क्या है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसको भी बताया जाएगा। 16 नंबर क्या है, रेडान की खोज किसने की, रेडान खोज किस लिए किया गया है, सारी चीजें आज वीडियो को मिलने वाला है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, तो करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है ना। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर क्वेश्चन। जिस दोस्तों हम बात कर रहे हैं, पहले नंबर क्या लिखा है, पहले नंबर क्वेश्चन ये लिखा है मोलरता। मोलरता ये देखिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसका सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र पर न्यूमेरिकल आता है। जी हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल पूछाता है। इसका आंसर की बात की जाए तो देखो बहुत सटीक आंसर है कि 1 लीटर बिलियन में, मैंने क्या बोला, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। तो बोला कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो एम को बोलते हैं मोलरता। एम बराबर हो जाएगा विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन। ये रहा सूत्र। सूत्र को आपको बहुत जरूरी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल आता है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पूछाता है, मतलब 2-3 न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा 3-3 नंबर में, 6-7 नंबर यहाँ से आपके पक्का हो जाएंगे मेरे भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सूत्र, मतलब इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो मोलरता कैसे कहते हैं मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसी दूसरा भाई क्या है, मोलरता। देखिए मोलरता में खाली, मोलरता में थोड़ा इस फर्क है, यहाँ भी इसकी परिभाषा में भी थोड़ा फर्क है। क्या लिखा है, 1 लीटर विलायक, यहाँ पर क्या था बिलियन, यहाँ पर क्या है विलायक। तो 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। देखो पूरा वही सेम है, के लिए यहाँ बिलियन है तो यहाँ विलायक है। जब यहाँ मोलरता रहेगा तो बिलियन हो जाएगा, यहाँ मोलरता रहेगा तो विलायक हो जाएगा। बस फर्क इतना है, ध्यान से आपको देखना है, इसमें थोड़ी सी फर्क मिलेगा। हाँ ये बता दूं कि दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल जरूर पूछाता है। ठीक है ना। सूत्र की बात की जाए तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा विलायक का भार। ये रहा इसका सूत्र, मतलब इसका सूत्र बता दिया दोनों का। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। 3 न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ही आना है ना। तो ध्यान में रखना है, इनको दोनों को याद कर लेना अच्छे से। बाकी ज्यादा से ज्यादा जरूरी इसमें क्या है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, तो समझ गए होंगे। चलिए मैं बात करने वाला हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है मोल अंश। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा था कि मोल अंश कैसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मोल प्रभाज। ध्यान रहे दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है, मोल अंश और चाहे कहो मोल प्रभाज। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, ये 3 नंबर में आने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए आंसर आपको सटीक भाषा में बताने वाला हूँ कि बिलियन में उपस्थित, इसको आपको ब्रैकेट में लिख देना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, किसी एक घटक के मोलों की संख्या। देखिए एक्स एक क्या है, या एक कोई घटक है। ठीक, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या। कुल का मतलब होता है प्लस, यानी ये क्या आपका है विलय। ठीक, ये आपका हो जाएगा विलय मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा आपका विलायक, है ना। 2 सेकेंड। ठीक है, क्या लिखा है, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक की कुल का मतलब होता है प्लस, विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मतलब दोनों संख्याओं को योग करोगे तो 1 के बराबर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। सबसे सटीक भाषा में यही रहा, इससे आसान और कोई नहीं मिलेगा आपको। तो मैं एक बार से फिर कहना चाहूंगा कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे x से प्रदर्शित करते हैं, इसे x से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये रहा सबसे सटीक भाषा में आंसर। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले ही लेना है
और हाँ, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हो कि हमें मिलता रहे शाम 6 बजे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ कर बायोलॉजी पर, तो करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट कर देना कैसी वीडियो लग रही है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट दोस्तों आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, वो भी आंसर सही। हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कोलराउस का नियम। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। कोलराउस का नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसका अनुप्रयोग को समझिए। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, कोलराउस का नियम किससे कहते हैं तथा इसका अनुप्रयोग को लिखिए। कम से कम 2 अनुप्रयोग तो लिखना ही पड़ेगा आपको। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि अनंत अनुता पर, माने क्या कि अनंत को बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक। तो अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलक चालकता उसमें उपस्थित धनायन, क्या लिखा है कि उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता की मूलक चालकता के योगफल के किसके योगफल के बराबर होता है। इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। बस इतना ही करना है। ये रहा मेरा भाई सूत्र, क्या रहा, इसे बोलते हैं लैम्डा, इसे क्या बोलते हैं एम मतलब मूलक चालकता, इनफाइनाइट अनंत बराबर एन प्लस क्या है तो धनायन संख्या है जो कि ये लिखा हुआ है, एन माइनस क्या है ऋणायन संख्या है जो कि ये लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट, जिन्हें यानी कि हिंदी क्या बोलते हैं अनंत। तो अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलक चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मूलक चालकता के योगफल के बराबर होता है। बहुत सटीक है, 2-3 बार अगर आप याद करें तो गारंटी है याद हो जाएगा। ये भी मैं कह सकता हूँ ये आएगा, ये डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। जी हाँ, 5 नंबर में ही आता है, ठीक। अब अनुप्रयोग की बात की जाए कम से कम 2 अनुप्रयोग तो लिखना ही कंपलसरी है। जैसे कि पहला अनुप्रयोग क्या हो जाएगा आपका, अनंत अनुता पर, माने क्या बोला कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूलक चालकता, नहीं दिख रहा दिख जाइए या सुन लीजिए, इसे इधर क्या लिखा है मूलक चालकता, माने क्या बोला कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूलक चालकता। दूसरा नंबर का लिखा है दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। ये रहा दोनों के दोनों अनुप्रयोग, इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट दोस्तों आपने स्टार्ट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है राउल्ट के नियम। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। तो महत्वपूर्ण नियम है केमिस्ट्री के अंतर्गत, जैसा कि राउल्ट के नियम, कोलराउस के नियम, हेनरी के नियम। मैंने कोलराउस के नियम ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके बाद आता है राउल्ट के नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है, ठीक। इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित, मैंने क्या बोला, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के, माने क्या बोला मेरे भाई, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज मतलब वही मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है, उससे हम राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है, उसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। सूत्र की बात किया, सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। ये रहा सूत्र मेरे भाई, ठीक। इतना करने के बाद आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप राउल्ट के नियम को सीमाएं लिखते हैं। कम से कम 2 सीमाएं तो आपको याद होना ही जरूरी है। तो पहला सीमाएं क्या लिखना है, सीमाएं वही याद करो जो सबसे आसान हो, है ना, नहीं तो आप भूल भी सकते हो। तो पहला सीमाएं क्या है कि यह नियम केवल अति तनु बिलियनो लिखा, क्या लिखा है बिलियनो, अति तनु बिलियनो पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या लिखा कि एनटीपी पर दोनों घटक अवापशील होना चाहिए। अब रही बात सर एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में बात की जाए तो सामान्य ताप दाब, सामान्य ताप दाब। ये रहा मेरे भाई राउल्ट के नियम। अगर आप इतना करते हो तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का होगा, क्योंकि नियम है, नियम के अंतर्गत आता है। ये पेपर के पहले या दूसरे पेज में आपको मिल जाएगा। पहले पेज में आपका बहुविकल्प रहेगा, पहले पेज में आपका बहुविकल्प रहेगा, दूसरे पेज में आपको ये जरूर मिल जाएगा, ठीक। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, अच्छे से तैयार करना है। चलिए समझ गए होंगे। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ताकि हम बताएं 6ठा नंबर, तो उससे पहले आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। हाँ, ये बात समझ के चलना है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 ही महत्वपूर्ण नियम है, इसीलिए इसको भी तैयार कर लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। 6ठा नंबर क्वेश्चन लिखा है हेनरी के नियम। जी हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हेनरी के नियम किसे कहते हैं। ये भी 5 नंबर में आता है, क्योंकि नियम के अंतर्गत है। इसको आपको कैसे लिखना है, हेनरी के नियम से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता, मैंने क्या बोला, किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। इससे हम हेनरी के नियम कहते हैं, इसे हम हेनरी के नियम कहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका हेनरी के नियम की परिभाषा। फिर क्या करना है कि m समानुपाती p, जैसा कि यहाँ समानुपाती बोला गया है तो वही बोला जाएगा m समानुपाती p की। जब इस समानुपाती निशान हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा k लग जाएगा, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा KOP। अब रही बात कि सर m क्या है, तो m आपकी घुली हुई गैस की मात्रा है, ठीक, जैसा कि आप ऑलरेडी आप देख रहे हो। k क्या है, तो k आपका समानुपाती स्थिरांक है, जैसा कि आपको देख रहे हो लिखा हुआ है। P क्या है, तो P आपका साम्य पर गैस का दाब है, यानी कि प्रेशर, साम्य पर गैस का दाब है।
तो इतना आपको करना है, हेनरी के नियम को परिभाषित करना है, इतना ही आपको परिभाषित करना था। यहाँ से 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। हालांकि अगर देखा जाए तो नियम के अंतर्गत 2 नियम ज्यादा पूछते हैं, जैसा कि कोलराउस के नियम और राउट के नियम। इन्हीं दोनों में से एक नियम आ जाएगा 5 नंबर में। तो यही सारा नंबर आपको पक्का करना चाहिए। चलिए तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ताकि मैं बताऊं 7 नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 7 नंबर। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा शून्य कोट की अपक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, इसका वेग स्थान सहित आपको व्यंजक करना होगा। ये डायरेक्ट 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। शून्य कोट की अपक्रिया या प्रथम कोट की अपक्रिया में से एक ना एक अपक्रिया आपका टपेगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक। तो लिखना कैसे है, बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं, आराम से देखो। लिखना क्या है कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, प्रगति की मतलब होता है शुरुआत में, ठीक। तो क्या लिखना है, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। इतना तो करना, लिखना ही लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये 3 मतलब कि ये 3 से 4 बार अगर आप याद करते हो तो याद हो ही जाएगा, लेकिन इसे आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि आपको दिमाग में हम घुसेड़ दे। हाँ ये बात है, आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। सबसे आसान तरीके में मैंने लिख रखा है, ठीक। उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग का मतलब होता है प्लस, यानी कि H2 प्लस Cl2 से अगर आप संयोग कराते हो तो क्या बनेगा 2HCl। यहाँ पर आपको एक चीज लिख लेना है, मैं नहीं लिख पाया हूँ, आपको लिख लेना है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर लिखना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो H2 प्लस Cl2 से 2HCl आपका बन गया है। अब इतना करने के बाद आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप ये नहीं लिखते हो शून्य कोट की वेग स्थानांक का व्यंजक, ठीक। इतना आपको लिखना होगा कि शून्य कोट की वेग स्थानांक। अब इसके अंदर क्या लिखना होगा कि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थानांक का व्यंजक x बराबर क्या होता है, kT होता है, कंप्लीट। अब रही बात कि सर x क्या है, तो x आपका अभिकारक है, जो कि एक वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया कराती है। अब रही बात कि सर k क्या है, तो k अभिक्रिया का वेग स्थानांक है। ये रहा आपका पूरा मतलब डायरेक्शन, मतलब इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से 5 नंबर पक्का होगा। मतलब इतना आप लिखते हो तब आपको जाकर के 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बार बार बताना चाहूंगा। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपने स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन, जिसका नाम क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया। चलो उसको देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसको उदाहरण देकर आपको लक्षण सहित समझाइए। ये रहा क्वेश्चन के उदाहरण सहित लक्षण देकर के आपको समझाना होगा। शून्य कोट की अपक्रिया मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अब बात करते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसका आंसर आपको बहुत सटीक भाषा में लिखना है। देखिए कई तरीके से लिखा जाता है, हर स्कूल में जो लिखा गया है उसको अगर आप पढ़ के चलोगे तो याद नहीं कर पाओगे, काफी कठिन होगा। मैं जो बताऊंगा वो सबसे सटीक भाषा में है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रथम कोट की अपक्रिया आपको हेडन डालना होगा। उसके अंदर क्या करना होगा कि वह अभिक्रिया जिसका वेग, मैंने क्या बोला, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना ही करना है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम्पल, जिसे बोलते हो आप जैसे या फिर उदाहरण, ठीक। तो यानी कि C12H22O11 ये किसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र किसका, ये शक का यानी कि चीनी के सूत्र है, ठीक। फिर किसके साथ अब मिलाया जाता है, घोला जाता है पानी के साथ, यानी H2O, है ना। अब इससे आप अभिक्रिया कराते हो तो तनु मतलब H धनायन तनु HCl या H2SO4 की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कि आपका ग्लूकोज बन जाएगा प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा। ये आपको समीकरण लिख देना है, चाहे आप समीकरण याद कर लो, चाहे आपको इससे करना क्या है, याद करना है, बिल्कुल आसान तरीके के साथ, इससे और आसान नहीं मिलेगा, ठीक। ये आपको अभिक्रिया जो है ना समीकरण लिखा है, समीकरण याद कर लेना है। फिर आपको क्या जानना है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण यानी कि सूत्र क्या होता है। सूत्र की बात किया तो K बराबर 2.303 बटे T log 10 A बटे A माइनस x, ये रहा सूत्र। प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र पूछ जाएगा तो यही आपको लिखना है। प्रथम कोट अपक्रिया का समीकरण बोलेगा तो यही आपको लिखना है। प्रथम कोट की अपक्रिया को है ना सूत्र को ऐसे, ये आपको बहुविकल्प में रहेगा तो आपको इस पर टिक लगा देना है। ध्यान रहे, अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से दिमाग में छाप लो, ठीक। अब लक्षण की बात किया तो कम से कम कंपलसरी है 2 या 3 लक्षण तो लिखना ही होगा, ठीक। 4 लक्षण पूछता तो 4 लिखना पड़ेगा, 3 लक्षण पूछता 3 लक्षण लिखना, 3 लक्षण अगर पूछता 3 लक्षण लिखना पड़ेगा। अक्सर यही पूछा गया कि इसके परिभाषित कीजिए तथा इसके लक्षण लिखिए। तो लक्षण लिखिए, ये नहीं बोल जाएगा 2 या 3 या 4 लिखो, कम से कम लिखा जाएगा कि लक्षण लिखिए।
तो कम से कम 3 तो बिल्कुल लिखना होगा। ठीक, तो पहला लक्षण क्या है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा नंबर क्या है, अभिक्रिया के पूर्ण होने पर अनंत समय लगता है। अभिक्रिया के पूर्ण होने पर अनंत समय लगता है, लेकिन इसको लिख देना है। तीसरा नंबर क्या है कि तीसरा नंबर क्या है कि अभिक्रिया की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। बस इतना ही करना है। करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, और आपके कमेंट के अनुसार मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये आज आपका चैनल बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है। मतलब कि हमेशा आपके लिए बना रहेगा साथ ही साथ। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो आपसे चार्ट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आंसर सहित, बिल्कुल पूरा देखते रहिए। चलिए बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। जी हाँ दोस्तों, इसका दूसरा नंबर क्या है, नैनर समीकरण। आपको समझ के चलना है, कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी। नैनर समीकरण से बोलो चाहे मानक इलेक्ट्रोड बोलो, बात एक ही है। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछाएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, या फिर क्वेश्चन पूछा गया नैनर समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो बात एक ही हुआ। चलिए आंसर की बात किया तो आंसर आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे लिखा हुआ है। आंसर बहुत सटीक है ना। आंसर क्या लिखना है कि जब किसी धातु की क्षण, मान लिया कोई एक इलेक्ट्रोड है, सपोज्ड है, समझ लीजिए अच्छे से। लिखा क्या है, जब किसी धातु की क्षण, कोई इसे क्षण उठाया मैंने लोहे का, क्योंकि इसमें हम कोई विलयन है, ठीक, इसमें कोई एक विलयन है, ठीक। ये सब क्या है जो नंदा ने इसमें भरा हुआ है पूरा, ठीक, नीला नीला कलर में या लाल कलर में भरा हुआ है, ठीक। सपोज दैट, मान लिया क्या बोला मैंने भाई, क्या बोला मैंने भाई, जब किसी धातु की क्षण, जब कोई धातु की क्षण, मैंने ये क्या लिखा है, जब कोई धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस में, जो उसमें पानी है वो 25 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है, जब कोई धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के बीच, यानी कि जो धातु है ना, और विलयन है, इसके बीच जो धातु की क्षण आपने डुबोया है, मतलब जो लोहा आपने डुबोया है और विलयन, दोनों के बीच जो विभवांतर V, वही विभवांतर उत्पन्न होता है, उससे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर समझ लो, कोई है ना, एक कोई बाल्टी है, उसमें मैंने कोई ऐसा लिक्विड पदार्थ भर दिया जो कि मतलब उबल रहा है, सपोज दैट उबल रहा है, और कोई धातु क्षण आपने उस पर डाले, है ना, डाले, तो जो धातु क्षण जिस पर आप डाल रहे हो और नीचे जो पानी, इसके बीच में जो विभव उत्पन्न होता है, जो करंट वगैरह उत्पन्न होता है, विभव जो उत्पन्न होता है, यानी कि विभवांतर उत्पन्न होता है, उससे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, बहुत सटीक भाषा में है, ठीक। सूत्र की बात की जाए और लिखते किससे हैं, तो इसे ई नॉट से लिखते हैं। सूत्र की बात की जाए तो ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT NF, चाहे NF लिखो चाहे N लिखो, ठीक, log 1/n प्लस ब्रैकेट क्लोज। यही आपका रहा मानक इलेक्ट्रोड विभव का सूत्र, यही आपका रहा नैनर समीकरण का सूत्र, यही आपका रहा परिभाषा, मतलब इसका जो है परिभाषित, यानी कि इसका जो आंसर रहा। तो समझ गए होंगे यार, इससे सटीक और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो आप स्टार्ट ले लिया होगा। अब हम बात करने लगे हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स विभव। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं, ये दो नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक। रेडॉक्स विभव कैसे करते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक। आंसर की बात की जाए तो आंसर आपको लिखना कैसे है, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है, कोई सेल है, सेल आपका है, उसमें जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है, तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, या विभवांतर को ही उत्पन्न होता है, नहीं, विभवांतर को ही रेडॉक्स विभव कहते हैं। फिर से देखते हैं, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है, तो धातु और विलयन के बीच स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या होता है, ई नॉट माइनस 0.0591/n log हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर OX/RED, ये रिएक्शन होगा, ठीक। तो चाहो तो आप इतना ही याद करो, ठीक, मतलब सूत्र चाहो तो इतना ही लिखो, तब भी आपका सही आ जाएगा कि ई बराबर ई नॉट माइनस 0.591/n, ये रहा सूत्र। तो मेरे भाई 10वां नंबर आपको तैयार जरूर करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित या सूत्र सहित आपको परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन आप कितना ही रहेगा, तैयार करना। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर आप समझाइए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर, मतलब 3 नंबर में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वह आयनिक स्पीशीज, ध्यान देना, ये चीज बहुत जरूरी है। वह आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, उसे हम लिगेंड कहते हैं, ठीक। इतना ही करना है। उदाहरण की बात की जाए तो K4 ब्रैकेट के अंदर क्या है, Fe, ब्रैकेट के अंदर क्या है, CN6। अगर आपको नहीं दिख रहा इधर देख लीजिए, K4 लिखा है मेरे भाई, ठीक, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, Fe लिखा है, फिर उसके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, CN
ब्रैकेट क्लोज 6, यही लिखा है ठीक। K4 ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट लगा है भाई, ये वाला ठीक, ये बड़ा ब्रैकेट K4 है ना। Fe ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है CN6 में, CN जो है माइनस के आयन लिगेंड है, जो CN है ना इसमें माइनस के आयन लिगेंड है। आपको ऐसे ही आपको जैसे लिखा है एकदम ऐसे लिखना है, लिगेंड है, क्योंकि यह संकरण में है ना केंद्रीय Fe डबल पॉजिटिव आयन से डायरेक्ट मतलब सीधे जुड़ा हुआ है। बस और कुछ नहीं करना है, 3 से 4 बार अगर आप याद करते हो याद हो ही जाएगा, गारंटी है। 3 नंबर वाले दोनों क्वेश्चन है ना। तो चलिए करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में आंसर में, अगर बताने में समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, अलग से फिर वीडियो आ जाएगी ठीक। चलिए अब हम बात करता हूँ 12वें नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेप्टिक कैसे करते हैं। पेप्टिक से आप क्या समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर का आता है। जी हाँ, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। आंसर की बात की जाए बहुत सटीक बताऊंगा भाई। क्या करना है, पेप्टिकल की विधि, जो पेप्टिकल की विधि होता है स्कंदन की विपरीत होती है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट को मिलाकर कोलाइटिव विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकल कहते हैं। ये रही रहा है सटीक भाषा में परिभाषा है ना। जैसे क्या लिखना है, FeOH का होल थ्राइड यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये 3 नंबर में आता है भाई, 3 नंबर में। इंपॉर्टेंट तो है ये बिल्कुल। करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई, और इसको 2 से ज्यादा नहीं 3 बार आप तैयार करके एक बार याद करके देखो तो 3 बार गारंटी है छप जाएगा दिया। इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा ठीक। क्वेश्चन बैंक बनना तो नहीं तो स्कूल में आपको बताया जाएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सबसे सटीक भाषा में है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट ठीक। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हो हमें मिलता रहे तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में उस पर लिखा होगा क्लास 12 न्यू बैच, मेरे ही प्लेलिस्ट चैनल मेरा जो है प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपके बहुत सारे फिजिक्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन का है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जाके एक बार जाओ तो प्लेलिस्ट पर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और अभी इसके बाद बताने वाला हूँ 13वां नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट हम कहते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या, वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझिए। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछाएगा, वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन से आप क्या समझते हैं, समझाइए उदाहरण देकर के ठीक। तो आपको हेडिंग क्या करना है, वास्तविक विलयन, फिर हेडिंग करना है कोलाइटिव विलयन। अब इसके अंदर लिखना क्या, आपको वास्तविक विलयन के अंदर हेडिंग तो पड़ गई, अब उसके अंदर क्या लिखोगे आप। चलिए इसको देखना है। लिखना क्या है कि यह एक समांग तंत्र है, यह एक समांग तंत्र है जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार बड़ा है। इन कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। इसे हम वास्तविक विलयन कहते हैं ठीक। क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन। उदाहरण की बात की जाए, चीनी कामा यूरिया कामा ग्लूकोज ठीक, ग्लूकोज भी आपका होता है ठीक। और आपको क्या लिखना है, आदि, बस इतना ये आपका रहा उदाहरण ठीक। इतना कंप्लीट। अब आपको हेडिंग क्या डालना है, कोलाइटिव विलयन, जो कि बहुत जरूरी है ठीक। लिखना है वे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा तथा 1000 नैनोमीटर से कम होता है, उसे हम कोलाइटिव विलयन कहते हैं। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा सकता है। इसमें क्या लिखा है, इसमें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा सकता है, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है किसमें, कोलाइटिव विलयन में। लेकिन आप है ना वास्तविक विलयन में आप नहीं देख सकते हो, इसमें क्या होता है, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा सकता है। फर्क कितने है। उदाहरण की बात की जाए, गोंद कामा स्टार्च कामा जिलेटिन आदि, ये रहा इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम्पल। वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन कैसे कहते हैं मैंने समझा दिया, तो मैंने आपको बता दिया। करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछाएगा, द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए। द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए। ये रहा क्वेश्चन। अब आंसर आपको कैसे लिखना है, हेडिंग डालना होगा द्रव स्नेही कोलाइड। अब इसके अंदर क्या लिखना है, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइटिव विलयन बनाने की प्रक्रिया को द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं ठीक। तो वही लिखा है कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइटिव विलयन बनाते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उदाहरण मतलब जिलेटिन, जैसे आपका हो जाएगा जिलेटिन कामा गोंद, ये रहा आपका द्रव स्नेही कोलाइड। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालना होगा द्रव विरोधी कोलाइड, ये 5 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा 5 नंबर में ही आता है। अब आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेडिंग क्या डालना होगा, द्रव विरोधी कोलाइड। इसके अंदर क्या रखना है, वे कोलाइटिव पदार्थ या वे कोलाइटिव पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइटिव विलयन नहीं बनाते। सरलता मतलब ये होगा सरलता से नहीं बनाते। उसमें क्या था कि सरलता से बना लेते थे, लेकिन इसमें क्या है, सरलता से कोलाइटिव विलयन नहीं बनाते, सरलता से कोलाइटिव विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। जैसे FeOH का होल थ्राइड यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। करना क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसी को स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम बताएं 15वां नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसके साथ ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन।
अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 15 क्वेश्चन लिखा है कि विशिष्ट चालकता। जी हाँ सो विशिष्ट चालकता किससे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किससे प्रदर्शित करते हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ सो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो अब आपको करना क्या है, विशिष्ट चालकता किससे कहते हैं, परिभाषित करते हैं, मतलब परिभाषा लिखना है। ठीक, तो क्या लिखा है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम। मैंने क्या बोला, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बस हो गया है ना। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करता है। किससे लिखता है, कप्पा से। ठीक, मात्रा की बात किया तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसका मात्रा विशिष्ट चालकता का 1 नंबर का बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, इसे याद कर लेना है। ठीक, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि अब छुपा रुस्तम क्वेश्चन है कि रेडान की खोज किसने की है, किस उपचार में किया जाता है। रेडान की खोज किसने की, इसका रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है, कैसा, कौन सा, क्या सिस्टम, इसको बताइए। तो रेडान की खोज डार्विन ने की था। किसने की था, डार्विन ने की थी। इसका प्रयोग जो है कैंसर के, भाई क्या लिखा है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। जो रेडान की खोज कहाँ किसने की थी, डार्विन ने, कहाँ उपयोग किया था, मतलब इसका उपचार कहाँ किया जाता है, तो भैया कैंसर में किया था। ठीक, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक बात और समझ लीजिए, कल वीडियो में लाऊंगा 15 या 16 महत्वपूर्ण परिभाषा पर फिजिक्स का आएगा। आप लोग रेडी रहिए, ध्यान रखना है, आपको सप्लाई वगैरह कर लेना है, नहीं भूल जाओगे। ठीक, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट है विशिष्ट चालक। तो आपने स्टार्ट ले लिया होगा, तो आशा करता हूँ वीडियो देख कर समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर देना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।